अस्सलाम वालेकुम और चैनल इन उर्दू एआई में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को तेज़ी से बदल रही है, हमारे फ़ोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक, हर जगह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारा मकसद बहुत सादा है, इस पेचीदा मौजू को बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़ना ताकि इसके बुनियादी तस्वुरात सबकी समझ में आ सकें। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे सवाल से शुरू हुई थी जो 1950 में कंप्यूटर साइंसदान एलन ट्यूरिंग ने पूछा था। क्या मशीनें सोच सकती हैं? यही वो एक सवाल था जिसने आप कह सकते हैं कि मसनूई ज़हानत की तहकीक के पूरे मैदान की बुनियाद रखती। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले, मसनूई ज़हानत आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसकी 2 अहम अक़साम कौन सी हैं। उसके बाद हम सुपर इंटेलिजेंस के रास्ते को समझेंगे। फिर बात होगी कि हकीकी दुनिया में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और आखिर में इससे जुड़े कुछ अहम अखलाकी सवालात पर भी नज़र डालें। तो चलें अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम मसनूई ज़हानत या एआई का नाम सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? देखें, आसान लफ्ज़ों में कहें तो मसनूई ज़हानत का मतलब है मशीनों को इंसानी ज़हानत की नकल करने के काबिल बनाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कंप्यूटर को सिखा रहे हों कि वो इंसानों की तरह सोचे, सीखे और मसाइल हल करे। यानी वो काम जो पहले सिर्फ इंसानी दिमाग कर सकता था, अब वही काम एक मशीन से करवाना। और इसका सफ़र भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1950 में ट्यूरिंग के सवाल से बात शुरू हुई, फिर 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तिलाह बाकायदा तौर पर सामने आई। लेकिन एक बड़ा मोड़ 1997 में आया जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के आलमी चैंपियन को हरा दिया। इसने साबित कर दिया कि मशीनें पेचीदा मामलात में इंसानों से भी आगे निकल सकती हैं। और फिर 2017 में रोबोट सोफिया को शहरियत मिलना, ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं रहा बल्कि अब हकीकत की दुनिया में दाखिल हो चुका है। अब एक बहुत अहम बात समझने की है, वो ये कि तमाम एआई एक जैसी नहीं होती। दरअसल आज हम जिस एआई का तजुर्बा करते हैं वो ज़्यादातर एक ही किस्म की है। तो आइए इसकी 2 बड़ी अक़साम को देखते हैं। पहली और सबसे आम किस्म है महदूद ज़हानत, जिसे नैरो एआई या वीक एआई भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एआई सिर्फ एक ख़ास काम में माहिर होती है। इसे एक ही मकसद के लिए बनाया और सिखाया जाता है और ये अपने इस दायरे से बाहर कुछ नहीं कर सकती। इसकी मिसालें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भरी पड़ी हैं। हमारे फ़ोन में सीरी या अलेक्सा, चेहरे की शनाख्त करने वाले सिस्टम्स और नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन का वो सिस्टम जो हमें बताता है कि अगली फ़िल्म कौन सी देखनी है या क्या ख़रीदना है, ये सब नैरो एआई हैं। ये सब अपने अपने काम में तो बेहतरीन है, लेकिन आप नेटफ्लिक्स से ये नहीं पूछ सकते कि कल मौसम कैसा होगा। और फिर आती है दूसरी किस्म, उमूमी ज़हानत यानी जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। ये वो एआई है जो हम अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच, समझ और सीख सकती है। ये किसी भी किस्म के मसले को हल कर सकती है, ना कि सिर्फ एक मखसूस काम को। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये अभी तक सिर्फ एक नज़रिया है, हकीकत नहीं बनी। ये टेबल इन दोनों के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। नैरो एआई का दायराकार महदूद है, बस एक काम तक, जबकि जनरल एआई का दायरा बहुत वसी होगा। लचक के मामले में भी नैरो एआई महदूद है, जबकि जनरल एआई बहुत अडेप्टेबल होगी। और सबसे अहम बात, आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नैरो एआई है, जबकि जनरल एआई अभी भी मुस्तकबिल का एक हदफ है। तो नैरो एआई आज की हकीकत है और जनरल एआई मुस्तकबिल का हदफ। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं, इससे भी आगे एक तस्वुर है जिसे कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस। माहिरीन एआई की सलाहियत के 3 मुमकिना दर्जात बताते हैं। पहला दर्जा है नैरो एआई जो आज हमारे पास मौजूद है। दूसरा है जनरल एआई जो इंसानी ज़हानत के बराबर होगी। और तीसरा और आप कह लें कि आखिरी दर्जा है सुपर इंटेलिजेंस जो मेरा मतलब है हर शोबे में इंसानी ज़हानत को बहुत पीछे छोड़ देगी। मशहूर फ़लसफ़ी निक बोस्ट्रोम ने इसकी क्या खूब तारीफ़ की है।
وہ کہتے ہیں کہ سپر انٹیلیجنس ایک ایسی ذہانت ہے جو تقریباً ہر شعبے میں انسانی دماغ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ سائنسی ایجادات ہوں، عمومی ذہانت ہو یا پھر سماجی مہارتیں۔ چلیں اب واپس حال میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اے آئی مختلف صنعتوں پر کیسے اور کہاں اثر انداز ہو رہی ہے۔ صحت سے لے کر فائنانس تک، ٹرانسپورٹ سے لے کر تعلیم تک، اے آئی ہر جگہ ہے۔ مثال کے طور پر صحت کے شعبے میں اے آئی الگورتھم ڈاکٹروں کو بیماریوں کی تشخیص میں مدد دے رہے ہیں اور بعض اوقات تو ایسی چیزوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں جو انسانی آنکھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ واقعی میں ایک بہت طاقتور ذریعہ بن چکی ہے۔ صرف ایک شعبے کی بات کرتے ہیں، اندازہ ہے کہ 2032 تک صرف میڈیکل کے شعبے میں اے آئی کی عالمی مارکیٹ $355 بلین سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر کتنی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ لیکن ہر طاقتور ٹیکنالوجی کی طرح اے آئی بھی اپنے ساتھ کچھ بہت اہم اور مشکل سوالات لے کر آتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا اخلاقی سوال جواب دہی کا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک خود چلنے والی کار سے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری کی زنجیر بہت پیچیدہ ہے۔ کیا یہ اس ڈیولپر کی غلطی ہے جس نے الگورتھم بنایا، یا اس کمپنی کی جس نے اسے استعمال کیا، یا پھر اس صارف کی جس نے اسے چلایا، یا پھر معاشرے کی جس نے اس کے لیے کوئی واضح قوانین ہی نہیں بنائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے۔ اے آئی کی نوعیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوہری ہے۔ ایک طرف یہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے، ہماری کارکردگی بڑھانے اور انسانی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا وعدہ کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اس سے ملازمتوں کے خاتمے، امتیازی سلوک اور ڈیٹا پرائیویسی جیسے سنگین خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ عظیم سائنسدان سٹیون ہاکنگ نے ایک بار خبردار کیا تھا کہ جامع اے آئی کی ترقی انسانی نسل کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کتنی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم ایک اہم سوال پر آ کے رکتے ہیں، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ مصنوعی ذہانت کا فائدہ کسی ایک گروہ کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو پہنچے؟ یہ وہ بنیادی چیلنج ہے جس کا جواب ہمیں مل کر تلاش کرنا ہے، کیونکہ اے آئی کا مستقبل وہی ہوگا جو ہم سب مل کے اس کے لیے بنائیں گے۔